हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमेंडमेंट का क्लास में कवर करेंगे। द अमेंडमेंट रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में 2022 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के पूरे रेगुलेशन रूल को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रेजेंटली आरबीआई ने रूल्स इशू किए हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022, जिसके अंदर 21 रूल दिए गए हैं अलॉन्ग विथ 5 शेड्यूल दिए गए, जिसमें प्रोसीजर दी गई है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने की। एंड सेकेंड वन इज़ द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022, जिसमें टोटल 12 रेगुलेशन दिए गए हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ एफडीआई, दैट मीन्स वेन एवर इन इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन एंटिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक की पूरी समरी जो है वो, अगर आपको पूरा वीडियो आप अगर नहीं देख रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये चीज़ें कवर करके जानी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है फाइनेंशियल कमिटमेंट और दूसरा है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है कि अगर आप फॉरेन में बिजनेस करने के लिए वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक फॉरेन में सब्सिडरी बना रहे हो, फॉरेन में जॉइंट वेंचर कर रहे हो, फॉरेन में फॉरेन बिजनेस में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। और सेकेंड इज द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब पोर्टफोलियो बनाने के लिए, यानी कि वहां पर मेरा पर्पज सोनली ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू अर्न द रिटर्न अर्न करने के लिए, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम अर्न करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस करने का वहाँ पर फॉरेन में, तो उसे अपन बोलते हैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में रहेगी, एक फाइनेंशियल कमिटमेंट और सेकेंड इज द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या होगा? फाइनेंशियल कमिटमेंट में होगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इक्विटी में। बेसिकली ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, ओनली इक्विटी। सेकेंड डेट्स मतलब लोन देना फॉरेन के फॉरेन एंटिटी में जहां पर आपने ओडीआई किया है, केवल उसी को, यानी जहां जिस फॉरेन एंटिटी में आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, केवल वहीं पर आप लोन या डेट्स परचेज कर सकते, डेट्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते। गारंटी देना, ये भी वहीं पर जहां पर आपने ओडीआई किया है, जिस एंटिटी में, उसके बिहाफ में आप गारंटी दे सकते हैं। एंड फोर्थ इज द परफॉर्मेंस गारंटी, यानी कि उन्होंने अगर कोई फॉरेन एंटिटी ने फॉरेन में कोई प्रोजेक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बारे में इंडियन एंटिटी परफॉर्मेंस गारंटी दे रही है। और परफॉर्मेंस गारंटी में 50% कंसीडर करेंगे। मान लीजिए अगर मैंने 10 मिलियन यूएस डॉलर की गारंटी दी है फॉरेन एंटिटी के बिहाफ में, थर्ड पार्टी को परफॉर्मेंस गारंटी, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट निकालते समय उसको 50% कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स 5 मिलियन डॉलर की गारंटी कंसीडर की जाएगी, 50% ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी। एंड द प्लेज करना, अगर मैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके लोन लेता हूं अपने लिए या अपने सब्सिडरी के लिए, तो दैट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में 4 चीज़ें इंक्लूड होगी, ओडीआई, डेट्स, ये फंड बेस हो गए, और ये दोनों नॉन फंड बेस फंडिंग हो गई, गारंटी एंड द परफॉर्मेंस गारंटी एंड प्लेज, तीनों। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को, तो ये अपन बन जाता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के 2 नॉर्म्स अपन पढ़ेंगे, एक है ऑटोमेटिक नॉर्म्स और सेकेंड इज द अप्रूवल नॉर्म्स, अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट है 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ इंडियन एंटिटी, यानी कि आप 400% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑफ द नेटवर्थ। यानी कि अगर आपकी नेटवर्थ $2 मिलियन है
तो आप $8 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकते हैं फॉरेन एंटिटी में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। और अगर इससे अधिक लिमिट्स अधिक करना है तो फिर आपको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर 400% से ज़्यादा करना है देन आरबीआई प्रायर अप्रूवल सेल बी रिक्वायर, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा। तो बेटा नेटवर्थ का 400% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो ये बेटा फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट थी। एक इंडियन एंटिटी जो है फॉरेन एंटिटी में अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाहती है तो उसकी ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत लिमिट है 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ, और अगर उससे अधिक करना है तो अप्रूवल में जाना पड़ेगा, आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स मेरा पर्पज वहाँ पर बिजनेस करना नहीं है, तो इसके लिए लिमिट है 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ, मतलब 50% ऑफ नेटवर्थ का हम कर सकते ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। उससे अधिक करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। यानी कि टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एक इंडियन एंटिटी 450% कर सकती है। 400% फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड 50% इज द ओपीआई। ये ओवरऑल समरी थी, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अपन एक एक वर्ड की मीनिंग करेंगे कि ओडीआई में क्या कवर होगा, ओपीआई में क्या कवर होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, ये भी आपको थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे। तो आइएगा सीट में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अगर एक इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे अपन बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें कवर होगी, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ओडीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओडीआई का मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ फॉरेन एंटिटी, यानी कि इक्विटी में केवल इन्वेस्ट करना फॉरेन एंटिटी। इट इंक्लूड द फर्स्ट अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करना, फॉरेन एंटिटी के अनलिस्टेड यानी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के इक्विटी में इन्वेस्ट करना। सेकेंड इज द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, मतलब नई कंपनी बनाकर सब्सक्राइबर बनना, सब्सक्राइबर ऑफ एमओए ऑफ द फॉरेन एंटिटीज। थर्ड इज द एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर करना ऑफ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के, एटलीस्ट 10%। एंड फोर्थ वन इज कि कंट्रोल एक्वायर करना प्लस लेस देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब कि अगर आपके पास भले ही 10% पेड से कम है पेड अप इक्विटी, बट अगर आपके पास कंट्रोल है उस फॉरेन एंटिटी का, आपके पास कंट्रोल है उस फॉरेन लिस्टेड एंटिटी का, तो उसे भी ओडीआई माना जाएगा। तो फर्स्ट टू इज द अनलिस्टेड कवर हो रहे हैं और लास्ट टू में लिस्टेड एंटिटी कवर हो रही है। फर्स्ट में है बेटा अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करना, सेकेंड सब्सक्राइबर बनना, थर्ड इज द 10% या उससे अधिक फॉरेन इक्विटी लिस्टेड एक्वायर करना, और फोर्थ इज था कि अगर लेस देन 10% है बट अगर कंट्रोल एक्वायर कर लिए तो उसे भी ओडीआई माना जाएगा। ओडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, पर्पज होता है बिजनेस करना, लाइक फॉरेन में सब्सिडरी बनाना एग्जांपल। अब सेकेंड कंसेप्ट है ओपीआई, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसका पर्पज है यहाँ करने का, इन्वेस्टमेंट करना है हमको, मेन पर्पज है टू अर्न द रिटर्न अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉरेन सिक्योरिटी, ओडीआई में केवल इक्विटी था, यहाँ पर है कि कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना जो ओडीआई नहीं होनी चाहिए, और विच इज़ नॉट ए अनलिस्टेड डिवेंचर, जो अनलिस्टेड डिवेंचर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर अनलिस्टेड डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे ओडीआई नहीं, उसे ओपीआई नहीं माना जाएगा। नॉट ए अनलिस्टेड डिबेंचर, और थर्ड इज द नॉट सिक्योरिटी इशूड बाय, अगर कोई पीआरआईआई, कोई पीआर इंडियन पर्सन फॉरेन में जाकर सिक्योरिटी इशू कर रहा है और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे ओपीआई नहीं माना जाएगा। एक्सेप्ट आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट मींस गिफ्ट सिटी लाइक अहमदाबाद में बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्टेब्लिश हुआ है अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में। यहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं जिनको गिफ्ट सिटी के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया है। बहुत सारे इनको एग्जाम्पशन दिए गए हैं, लाइट टैक्सेशन एग्जाम्पशन, और इनको बेटा फॉरेन एंटिटी माना जाता है। भले ही वो इंडिया में है लेकिन इसे डीम्ड फॉरेन एंटिटी माना जाता है। इसका मतलब आईएफसी अगर फॉरेन में अगर सिक्योरिटी इशू कर रही है और उसमें आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट आईएफसी के द्वारा इन्वेस्ट, तो उसे ओपीआई मान लिया जाएगा। तो ओपीआई में बेटा क्या क्या कवर होगा याद रखना, पहला कि वो ओडीआई नहीं है, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी वो ओडीआई में इन्वेस्टमेंट कवर नहीं हो रहा है। दूसरा नॉट ए अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी डिवेंचर,
और थर्ड इज़ द नॉट ए सिक्योरिटी इशूड बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट आईएफसी। अगर आईएफसी को क्या माना जाएगा, डीम फॉरेन एंटिटी। अगर फॉरेन एंटिटी अगर 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 सिक्योरिटी इशू कर रही है और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसे ओपीआई मान लिया जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट